हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कल वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम जानेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। साथ में ही फ्रेंड्स, हमारे साथ 5 लोग जुड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि ये फैमिली लगातार बढ़ती रहे। अपना टारगेट हाल फिलहाल 10 सब्सक्राइबर का है। प्लीज़ आज के लेक्चर में ये टारगेट कंप्लीट करवा देना। शुरू करते हैं आज की क्लास। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। क्या ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। टेरिडोफाइट क्या है? वो पहले पौधे हैं जो स्थल पर उगे थे। इनमें सहवन उत्तक जाइलम एम्फ्लोएम होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं? जाइलम एम्फ्लोएम। आप इन उत्तकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवांशी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और ये वे तने रूपी थे। क्या कहा गया है कि इनके पुराने जीवांशी रिकॉर्ड को देखें। 350 मिलियन वर्ष पूर्व बना, ये क्या थे? पूरे पेड़ के रूप में थे। इनका मोटा तना होता था। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। क्या आते हैं? हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोविद प्रभावी अवस्था होती है। ब्रायोफाइट में प्रभावी अवस्था क्या होगी? युग्मकोविद। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। ब्रायोफाइट के जीवन में प्रभावी अवस्था क्या होगी? युग्मकोविद। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्यतः पादपकाय स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती है। इसमें प्रभावी अवस्था क्या होगी? स्पोरोफाइट। याद कर लेना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहत पर्ण हो सकती है, जैसे फर्न। क्या कहा गया है कि टेरिडोफाइट में जिनमें पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। छोटी पत्तियों में हम किसका उदाहरण लेंगे? सिलेजिनेला का। किसका? सिलेजिनेला का। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, जोर से बोलिएगा, सिलेजिनेला। और बड़ी पत्ती हम किस में लेंगे? फर्न में। किस में? फर्न में। आगे देखते हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है। क्या होती है स्पोरोफाइट में? बीजाणुधानी, जो पत्ती की तरह बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। जो पत्ती की तरह किस पर लगी रहती है? बीजाणु पर्ण पर। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण संघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरणतः सिलेजिनेला इक्विसिटम। क्या है? कुछ टेरिडोफाइट होंगे, उनमें जो बीजाणुपर्ण है वो ज़्यादा संघन, मतलब ज़्यादा मात्रा में होकर एक स्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? सिलेजिनेला इक्विसिटम में ऐसी क्रिया होती है। किन में होती है? सिलेजिनेला और इक्विसिटम में होती है। आगे देखते हैं। बीजाणुधानी में के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? मियोसिस के कारण। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिक, मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोविद बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे? प्रोथैलस कहेंगे। इन युग्मकोविदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए।
इनकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोविद में नर मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पूधानी तथा सत्रीधानी कहते हैं। क्या नर अंग को क्या कहेंगे? पूधानी, और सत्री अंग को क्या कहेंगे? सत्रीधानी। पूधानी से पुमणु के निकलने के बाद उसे सत्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सत्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनाता है। क्या है कि जो पूधानी से पुमणु निकलते हैं उनको सत्रीधानी तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? पानी की। और फिर ये क्या करेंगे? सत्रीधानी के अंडे से मिलकर नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, जो टेरिडोफाइट की क्या है? प्रभावी अवस्था। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा पर याद कीजिएगा। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा एक बार। स्पोरोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था। और ब्रायोफाइट की प्रभावी अवस्था क्या है? युग्मकोविद। ब्रायोफाइट की प्रभावी अवस्था क्या होगी? युग्मकोविद। और टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था क्या होगी? स्पोरोफाइट। ये याद करने वाले क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। क्या कहा गया है? जहाँ पर एक ही प्रकार के स्पोर बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? समबीजाणु। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? सिलेजिनेला और साल्विनिया का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? साथ साथ रिपीट कीजिएगा। सिलेजिनेला और साल्विनिया का। और जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं जैसे छोटे और बड़े में, तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे? विषम बीजाणु। आगे देखते हैं। बड़े बृहद बीजाणु तथा छोटे लघु बीजाणु से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोविद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोविद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोविद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया सेसव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। आगे देखते हैं। टेरिडोफाइट की 4 क्लास होती है। कौन कौन सी टेरिडोफाइट की 4 क्लास होती है? नाम देखते हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। याद कीजिएगा, इन क्लास को यहीं पर याद कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। टेरिडोफाइट है, उनकी 4 क्लास है। जोर से बोलिएगा, लेक्चर देखते वक्त नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी आपकी। पहला क्या होगा? साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा, चौथा टीरोप्सिडा। दोबारा से रिपीट कीजिएगा। टेरिडोफाइट की 4 क्लास है। कौन कौन सी? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल साथ में। जो साइलोप्सिडा क्लास है इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? साइलोटम का। नाम याद रह जाएगा। साइलोप्सिडा में साइलोटम का लेंगे हम एग्जाम्पल। लाइकोप्सिडा में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? लाइकोपोडियम। नाम याद रह जाएगा। लाइकोप्सिडा में किसका एग्जाम्पल याद रह जाएगा? लाइकोपोडियम। और उसके साथ हम याद करेंगे सिलेजिनेला को। उसके साथ किसको याद करेंगे? सिलेजिनेला को। स्फिनोप्सिडा में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? इक्विसीटम को। स्फिनोप्सिडा में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? इक्विसीटम का। टीरोप्सिडा में टेरिस, नाम बिल्कुल नाम से याद रह जाएगा। उसके साथ हम डायोप्टेरिस और एडियंटम को लेंगे। जैसे कि टेरोप्सिडा में टेरिस के बाद हम डायोप्टेरिस नाम याद रह जाएगा और इसके साथ ही एडियंटम का एग्जाम्पल लेंगे। याद हो गया होगा? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। टेरिडोफाइट की 4 क्लास होती है। कौन कौन सी? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में हम साइलोटम का एग्जाम्पल लेंगे। लाइकोप्सिडा में हम लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला का एग्जाम्पल लेंगे। स्फिनोप्सिडा में हम इक्विसीटम का एग्जाम्पल लेंगे।
सीडा में हम टेरिस, डायोपेट्रिस, एडियंटम का एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद हम करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब अनावर्त, स्पर्म मतलब बीज। ऐसे पौधे हैं, क्या मतलब हुआ, जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं है। अनावर्त मतलब जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं है, जिनके बीज ढके हुए नहीं हैं, जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावर्त ही रहते हैं। क्या कहा गया है, इनके बीजांड है वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावर्त मतलब बिना आवरण के रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती है, मतलब पौधे नहीं पाए जाते, शाख और वृक्ष इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म का सीक्वा वृक्ष सबसे लंबा है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म का सीक्वा वृक्ष क्या है, सबसे लंबा। सीक्वा क्या है, सबसे लंबा वृक्ष है। इसकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। सीक्वा वृक्ष की मूल कैसी होगी, मूसला मूल होगी। जड़, मूल किसे कहते हैं, जड़ को। इसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से होकर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाइनस है वो किसके साथ सहयोग करेगी, कवक के साथ, और कवक मूल कहेंगे। पाइनस वृक्ष की जड़ है वो किसके साथ सहयोग करेगी, कवक के साथ। आगे देखते हैं। जबकि कुछ अन्य छोटे विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकस। और साइकस की मूल या जड़ किसके साथ सहयोग करेगी, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया के साथ, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, लेकिन याद करना है किसी भी हालत में। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे सामान्य विज्ञान के लिए हो, नीट के लिए हो, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, बस आपको एनसीईआरटी टिप पर रटी हुई होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम। उदाहरणतः साइकस, ये हमने देखा। इसके तने अशाखीय साइकस अथवा शाखित पाइनस सिड्रस होते हैं, मतलब इसके तनों की कोई शाखा नहीं निकलती। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे साइकस का, और अशाखा निकलती है उसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे पाइनस और सिड्रस का। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पीछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों की स्थायी क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गतिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। मतलब जितना ज़्यादा पत्तियों का क्षेत्रफल होएगा उनमें वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा होगी, और जिन पत्तियों का क्षेत्रफल कम होगा, स्थायी क्षेत्रफल, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और सुई रूप में होगी। शंक्वाकार में होंगी तो उनमें पानी बिल्कुल कम वाष्प होता है। साथ में मोटी क्यूटिकल होती है, जैसे कि हम एलोवेरा की पत्तियां देखते हैं, और उनमें गतिक रंध्र होते हैं, तो पानी की मात्रा की हानि कम होती है इनमें। जैसे कि डेजर्ट प्लांट की जो फीचर होते हैं उनके कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पानी की मात्रा की हानि कम हो। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं, विषम बीजाणु। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाएंगे, अगुणित लघु बीजाणु और बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। क्या होगा, जो बीजाणुधानी किस पर होगी, बीजाणु पर्ण पर, और उसमें कितने प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होंगे, दो प्रकार के। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये स्लथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। आगे देखते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोविद तंतु उत्पन्न होती है, जो बहुत
ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस तथा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकते हैं। क्या पाइनस है, जो पाइनस का वृक्ष है उसमें तो दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर प्रेजेंट होंगे और विभिन्न वृक्षों पर विस्तृत हो सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे साइकस का। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। गुरु बीजाणु है वो किससे विभेदित होगा? मात्र कोशिका के बीजांडकाय की एक कोशिका से। आगे देखते हैं। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। किससे सुरक्षित रहेगा? एक अस्तर द्वारा। और इस संघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। जो गुरु बीजाणु होंगे वो मात्र कोशिकाओं द्वारा किससे विभाजन करेंगे? मियोसिस के द्वारा। मियोसिस से विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे। गुरु बीजाणुधानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोभिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक सत्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। क्या है? जो गुरु बीजाणुधानी है वो स्थित होगा अकेला बीजाणु मादा में, गुरु बीजाणु मादा युग्मकोभिद में विकसित होगा और इसमें 2 अथवा 2 से अधिक सत्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होंगे। बहुकोशिक मादा युग्मकोभिद में गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। बहुकोशिक मादा युग्मकोभिद किस में रह जाएगा? गुरु बीजाणुधानी में। आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोभिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन याद कीजिएगा। क्या? जो जिम्नोस्पर्म है उसमें दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोभिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। नर तथा मादा युग्मकोभिद है वो इसमें क्या होंगे? स्वतंत्र नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? स्वतंत्र नहीं होंगे। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में। कहाँ रहेंगे? स्पोरोफाइट के बीजाणुधानी पर। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। ये परागकण के बाहर निकलते बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलेंगे। जो गुरु बीजाणुपर्ण है पर स्थित बीजांड के छिद्र होंगे उससे हवा द्वारा बाहर ले जाए जाएंगे। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली सत्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं। जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। बीज किससे बनेंगे? बीजांड से। और इसके बीज कैसे होंगे? बिना ढके हुए। जिम्नोस्पर्म से नाम से पता चल रहा है कोई आवरण नहीं होता, इन पे कोई आवरण नहीं होता और बीजांड से बीज बनेंगे। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और बीज किससे कैसे होंगे? बिना ढके हुए। आगे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म पुष्प पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। क्या कहा गया है? पुष्प पादप, जिसपे फूल आते हों ऐसे पौधे।
एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, पुष्प, फूल के अंदर होंगे। विशिष्ट रचना कौन सी होगी, वो फूल होगी। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं, मतलब उन पर कोई आवरण नहीं होता। एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पादप है, इसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादप में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनका माप कहाँ से होगा, सूक्ष्मदर्शी जीव वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकलिप्टस तक होगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा होगा, यूकलिप्टस। कौन सा होगा, यूकलिप्टस। सफेदा नाम सुना हुआ है, जो सड़कों के किनारे पर लगे हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूकलिप्टस। 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई होती है इनकी। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ आदि अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री क्या होंगे, एक बीजपत्री क्या होंगे, जिस भी बीज को हम तोड़ेंगे वो 2 भागों में टूट जाता है, जिसके बीज के 2 पत्र होते हैं। द्विबीजपत्री में हम एग्जाम्पल लेंगे चना का। चने के बीज को हम तोड़ते हैं तो उनकी दाल नहीं बन जाती अलग अलग भाग में। और एक बीजपत्री में ऐसा नहीं होता। चावल के 2 अलग अलग भाग नहीं बनते, वो इससे आधा आधा टूटेगा, वो क्या कहलाएगा, चावल एक बीजपत्री में आएगा, चना द्विबीजपत्री में आएगा। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, जबकि एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुकेसर लघु बीजाणु पत्र है। यही बताया गया कि जो द्विबीजपत्री में होते हैं उनके बीज के 2 पत्तर होंगे, एक बीजपत्री में उनके बीज का 1 पत्तर होगा। आप हमेशा इसमें एग्जाम्पल याद रखना, चने का और चावल का। आपके घरों में आपने दोनों ही चीज़ देखी होंगी। उनको मटर को देखोगे तो उसमें भी क्या निकलेंगे, उसके बीज में भी 2 पत्तर। आगे देखते हैं, प्रत्येक पुकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। मियोसिस के बाद परागकोश से परागकण बनते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्रीकेसर से अंडाशय होता है। इसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक पुकेसर का एक पतला तंतु होगा, उसकी चोटी पर क्या होते हैं, परागकोश होते हैं। मियोसिस के द्वारा परागकोश से क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। और वहीं पर दूसरी ओर मादा लैंगिक अंग को हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर या अंडप होता है। स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है, इसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होंगे। कुछ समझ में आया। आगे देखते हैं, बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोविद होता है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश किसे कहेंगे, बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोविद को क्या कहेंगे, भ्रूणकोश। लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। भ्रूणकोश किसे कहेंगे, बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोविद होता है, इसे हम क्या कहेंगे, भ्रूणकोश। आप साथ के साथ जब भी मैं कोई लाइन रिपीट करूँ, आप मेरे साथ के साथ उसे जोर जोर से बोलिएगा। इससे एक तो आपके वीडियो देखते हुए उनकी आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, साथ में आपको नींद नहीं आएगी, साथ में आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ जब भी मैं कोई लाइन रिपीट करूँ तो ज़ोर ज़ोर से साथ ज़रूर बोलिएगा। आपको मतलब पढ़ने और याद करने से है, बाकी आपको कुछ नहीं मतलब होना चाहिए भी कोई देख रहा है या फिर मेरी बातें सुन रहा है या फिर क्वालिटी क्या है लेक्चर की, वीडियो की। आप बस सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो। भ्रूणकोश बनने से पहले उसमें मियोसिस होता है, इसलिए भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय। 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय में क्या क्या होगी? 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। आगे देखते हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा सतरी केसर के वर्तिकार पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागकण कहते हैं। परागकण किसे कहते हैं? परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं? सतरी केसर के वर्तिकार पर आ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परागकण। आगे देखते हैं। परागकण वर्तिकार पर अंकुरित होते हैं और फिर वो परागकण क्या होंगे? वर्तिकार पर अंकुरित होंगे, जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकार तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ये परागनली कहाँ से निकलेगी? वर्तिकार और वर्तिका के ऊतकों से बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है, जिससे एक नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संगलित हो करता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। चूंकि इनमें दोनों संलग्न होते हैं, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। एंजियोस्पर्म में कैसा निषेचन होगा? द्विनिषेचन होगा। कैसे? क्योंकि जब परागनली है वो भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहां पर फटकर 2 नर युग्मक को छोड़ देती है, जिसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित हो जाता है। किससे होगा? अंड कोशिका से संगलित, जिससे एक युग्मनज बनाएगा। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से संगलित करता है, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। एक तो अंड कोशिका से संगलित होगा, वहां पर क्या बनाएगा? युग्मनज। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से संगलित होगा, जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। चूंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं, इसलिए द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का क्या है? अद्वितीय गुण है। ये आगे देखते हैं। युग्मनज भ्रूण जिससे 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण कौन करेगा? भ्रूणपोष। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूणपोष। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं, अंडाशय से फल बनता है। इन लाइन को आप स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन याद कीजिएगा भ्रूण को पोषण तो देगा भ्रूणपोष, और बीज किससे बनेंगे? बीजांड से। बीज किससे बनते हैं? बीजांड से। और अंडाशय से किसका विकास होता है? फल का। बीज किससे बनेंगे? बीजांड से। और फल किससे बनेंगे? अंडाशय से। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ये तीनों क्वेश्चन। भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूणपोष। बीज किससे बनते हैं? बीजांड से। फल किससे बनते हैं? अंडाशय से। आगे देखते हैं। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को नीचे दिखाया गया है। डायग्राम देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म के कुछ पेड़ पौधों का डायग्राम दिखाया गया है। एंजियोस्पर्म में ये द्विबीजपत्री पौधे का डायग्राम दिखाया गया है, ये एक बीजपत्री पौधे का डायग्राम दिखाया गया है। अब इसके जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं हम। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र ये क्या है? एक पौधा है एंजियोस्पर्म का। बीजाणु उद्भिद है, पुष्प लगे हुए हैं। फिर इसमें क्या होगा? एक परागकोश जाएगा। जो परागकोश है वो गुरु बीजाणु लघु बीजाणु होते हैं, जहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरफ जाएगा। वो लघु बीजाणु से फिर वो म्योसिस से 4 बनाएगा और फिर क्या करेगा? लघु बीजाणु परागकण होएगा, फिर नर युग्मकविद, फिर युग्मज बनेंगे, फिर अंड बनेंगे, फिर युग्मनज बनेंगे, फिर से ऐसे करके
एक पौधे में अंकुरित होकर फिर पूरा पेड़ पौधा बन जाता है। ये तो इसकी कौन सी होगी, त्रिगुणित अवस्था। और द्विगुणित अवस्था में कौन सा होगा, ये यहाँ से वर्तिकार की तरफ जाएगा, फिर अंडाशय में जाकर ये संगलित हो जाएगा, गुरुबीजाणु में बीजांड में बनाएगा और फिर ये अंड से होकर ये युग्मनज बनाता है। ये द्विगुणित अवस्था होगी, ये त्रिगुणित होगी, द्विनिश्चेषण इसमें हो गया। आगे देखते हैं हम पादप जीवन चक्र तथा स्तंति या पीढ़ी एकांतरण, किसके बारे में पढ़ेंगे। पादप जीवन चक्र, स्तंति या पीढ़ी एकांतरण। पादप में अगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती है। किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। इसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप काय युग्मकोविद होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है। इसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनाता है। क्या बनाएगा, द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनाता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। क्या बनेंगे, मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोविद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच स्तंति या पीढ़ी एकांतरण होता है। आगे देखते हैं हम। यद्यपि विभिन्न पादप वर्गों तथा उनकी व्यष्टियों में निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित पाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अगुणित। बीजाणु उद्भिद स्पोरोफिटिक स्तंति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। उनमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होगा। कौन सा होगा, मियोसिस, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु किस विभाजन के द्वारा बनेंगे, मियोसिस के द्वारा। अगुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन द्वारा युग्मकोविद गेमेटोफाइट बनते हैं। और माइटोटिक विभाजन द्वारा क्या बनेंगे, युग्मकोविद, जिसे हम गेमेटोफाइट भी कहते हैं, बनेंगे। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी युग्मकोविद होती है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनको स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था कौन सी होगी, युग्मकोविद गेमेटोफाइट। कौन सी होगी, युग्मकोविद गेमेटोफाइट। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। जो इसकी प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, युग्मकोविद। अगुणित में प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, युग्मकोविद। आगे देखते हैं। बहुत से शैवाल जैसे वोल्वेक्स, पायरोगायरा तथा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज इसी प्रकार का पैटर्न होता है। अब इसमें हम एग्जांपल, इसमें 3 चीजें रखने वाली है अगुणित में। एक तो प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, युग्मकोविद। इसमें एग्जाम्पल हम किस किस का देखेंगे, वोल्वेक्स, पायरोगोरा, क्लेमाइडोमोनास का। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। अगुणित अवस्था पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, गेमेटोफाइट या युग्मकोविद। और इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे, वोल्वेक्स, पायरोगोरा, क्लेमाइडोमोनास का। किसका, वोल्वेक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास का। आगे देखते हैं हम द्विगुणित के बारे में। कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहां पादप में द्विगुणित बीजाणुविद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मकोविद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होती है। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित कहते हैं। एक शैवाल फ्यूकस स्पीसीज इसी पैटर्न प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही सभी बीजीय पादप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसी पैटर्न का अनुसरण करेंगे, जिनमें युग्मकोविद अवस्था कुछ कोशिकीय से बहुकोशिकीय होती है। द्विगुणित है, उसमें प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, बीजाणुविद। कौन सी होगी, बीजाणुविद। इसमें हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, कुछ फ्यूकस स्पीसीज का, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का। किसका, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ फ्यूकस स्पीसीज का। आगे देखते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में मिश्रित अवस्था था दोनों प्रकार की अवस्था देखने को मिलती है।
दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है, लेकिन इस प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलेसाब अथवा सीधी अवस्था अगुणितक युग्मकोविद में होती है, और यह एलप आयु बहुकोशिकीय बीजाणुविद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने तथा पोषण के लिए युग्मकोविद पर निर्भर करते हैं। पीडी एकांतरण करता है, सभी ब्रायोफाइट में ऐसा ही पैटर्न होता है। अब हम इनके डायग्राम देखेंगे अगुणित द्विगुणित अवस्था के। ये पहला किसका है? अगुणित का, दूसरा द्विगुणित का, और तीसरा मिक्स है जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पाया जाता है। अगुणित में क्या देखेंगे हम? युग्मकोविद से युग्मनज बनेंगे, फिर युग्मक संलयन होगा, युग्मनज बनेंगे, फिर मियोसिस की क्रिया बनेगी, फिर बीजाणु बनेंगे, फिर से युग्मकोविद बन जाएगा। यह क्रिया क्या होगी? अगुणित। अगुणित में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? स्पाइरोगोरा क्लेमाइडोमोनास का। फिर देखते हैं द्विगुणित। द्विगुणित अवस्था में क्या लेंगे? जो युग्मकोविद होगा उससे युग्मक संलयन बनेगा, युग्मनज बनेंगे, युग्मनज से बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद मियोसिस की क्रिया, मियोसिस की क्रिया से युग्मनज, फिर से ये कौन सी अवस्था होगी? द्विगुणित। तीसरा मिक्स जो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होती है। युग्मकोविद से युग्मकजन, युग्मक संलयन, युग्मनज, बीजाणु उद्भिद, मियोसिस, बीजाणु, युग्मकोविद। इसमें आद्य अवस्था कौन सी होगी? अगुणित, बाकी द्विगुणित अवस्था होगी। तो ये क्या होगा? मिक्स पैटर्न। ये किस में प्रेजेंट होता है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। आज का लास्ट है ये द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी सैवनी पादपकाय है। यह बहुकोशिक मृत जीवी स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्प आयु अगुणित युग्मकोविद से पीडी एकांतरण करता है। ऐसे पैटर्न को अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। इसके कुछ अपवाद है। अधिकांश शैवाल में अगुणितक पैटर्न होता है। उनमें से कुछ एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प अगुणितक द्विगुणित पैटर्न होते हैं। फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित पैटर्न होता है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, अपनी बुक में जो करना है करिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। अपवाद आपको याद रखने हैं। शैवाल में अगुणितक पैटर्न होता है, उनमें से कुछ में एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प में अगुणितक द्विगुणित पैटर्न होता है। और फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणितक पैटर्न होता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आज अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम अध्याय 4 को देखेंगे, उसमें हम प्राणी जगत के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना। साथ में ही अगर कोई वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई सुझाव हो तो उसको भी ज़रूर लिखना। और प्लीज़ आज के लेक्चर में 10 सब्सक्राइबर ज़रूर करवा देना। थैंक यू।